हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ मयंक, माई सेल्फ शांति। तो फ्रेंड्स चलिए आज हम चैप्टर 12 देखते हैं। चैप्टर 12 है घर्षण। फ्रेंड्स, आपने ट्रैफिक सिग्नल पर कार और ट्रक चालक को अपने गाड़ियों को धीमे करते हुए देखा होगा, और जब भी आवश्यकता होती है तो आप भी ब्रेक लगाकर अपनी साइकिल को या गाड़ी को धीमे करते हो। तो क्या आपने सोचा है कि ब्रेक लगाने पर जो गाड़ी है वो मंद क्यों हो जाती है? तो सिर्फ गाड़ियाँ ही नहीं, कोई भी वस्तु जो किसी वस्तु के सतह पर गति कर रही होती है तो उस स्थिति में भी मंद हो जाती है जब उस पर कोई बाहरी बल न लगाया गया हो। ओके, और लास्ट में वो रुक जाती है। तो क्या आपने फर्श पर लुढ़कती हुई गेंद को कुछ देर बाद रुकते हुए देखा है? या केले के छिलके पर जैसे ही पैर पड़ता है तो हम फिसल क्यों जाते हैं? किसी चिकने या गीले फर्श पर चलना कठिन क्यों होता है? तो फ्रेंड्स, हम इस चैप्टर में इसी प्रकार के प्रश्नों के बारे में आंसर खोजने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा 12.1 है घर्षण बल। तो फ्रेंड्स, अब ये घर्षण बल क्या है? तो चलिए पहले एक एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप मेज़ पर एक बुक रख लीजिए और उसको धीरे से धकेलिए, तो आप देखेंगे कि कुछ दूर चलकर वह रुक जाती है ना। और चलिए अब इसी को आप उल्टे तरफ से करिए। जैसे आपने बुक को धक्का दिया तो ये कुछ दूर आगे बढ़ी फिर रुक गई, तो इसी को हम उल्टे से साइड से करते हैं। इसको धक्का देंगे तो ये थोड़ी देर आगे बढ़ेगी फिर रुक जाएगी, है ना। तो क्या आप जान पाए कि ये क्यों हुआ? या आप कह सकते हैं कि पुस्तक की गति का विरोध करने के लिए उस पर कोई बल लगना चाहिए। इस बल को घर्षण बल कहते हैं। ठीक है, मतलब जब ये बुक जो है आगे खिसकी तो इसके बुक के बीच और ये जो जो मेज है उसके बीच एक बल लगा, है ना। तो चलिए इसको देखते हैं। घर्षण संपर्क में रखे दो पृष्ठों के बीच सापेक्ष गति का विरोध करता है। यह दोनों पृष्ठों पर कार्य करता है। मतलब घर्षण क्या है? तो ये संपर्क में रखे दो पृष्ठ, मतलब एक पृष्ठ तो ये बुक हो गई और दूसरी पृष्ठ ये मेज हो गई, है ना। ये दोनों पृष्ठ हैं, दोनों सतह हैं, इसके बीच सापेक्ष गति का विरोध करता है। मतलब ये जो बुक है वो आगे बढ़ेगी, है ना। बुक जो है आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये जो मेज है वो उसकी गति का विरोध कर रही है, उसको रोक रही है, और ये दोनों पृष्ठों पर कार्य करता है। मतलब इसकी सतह और इसके सतह, मेज की सतह, दोनों के बीच में जो है विरोध का काम हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है ए तथा बी घर्षण पुस्तक तथा फर्श के पृष्ठों के सापेक्ष गति का विरोध करता है। ठीक है, तो आपको समझ में आया घर्षण क्या है? तो मान लो आप अपनी दोनों हथेलियों को रगड़ो, है ना, दोनों हाथों को रगड़ रहे हैं, तो इसको हम घर्षण बोल सकते हैं। चलिए और देखते हैं कि आपने देखा कि मतलब हम इस तरफ से इस पर बल लगाते हैं तो ये आगे की ओर बढ़ती हैं, है ना। मतलब हमने बाईं दिशा से बल लगाया तो घर्षण दाईं दिशा में काम करता है, और यदि हम दाईं दिशा से बल लगाते हैं तो घर्षण बाईं दिशा में काम करता है, और दोनों स्थितियों में घर्षण पुस्तक की गति का विरोध करता है। ठीक है, मतलब थोड़ी देर चली फिर रुक गई, है ना। तो घर्षण बल हमेशा लगाए गए बल का विरोध करता है। ओके, और ये जो डायग्राम है, ये जो क्रियाकलाप है, उसके द्वारा हमने जाना घर्षण बल पुस्तक और मेज के दोनों सतहों के बीच में कार्य कर रहा है। ठीक है, तो फ्रेंड्स क्या सभी सतहों पर समान घर्षण बल लगता है? क्या यह सतह के चिकनेपन पर निर्भर करता है? तो चलिए पता लगाते हैं। ठीक है, तो 12.2 घर्षण को प्रभावित करने वाले कारक। अब हम जानेंगे कि कौन कौन से कारक हैं जो घर्षण को प्रभावित करते हैं। तो इसके लिए चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। पहले तो मैं ये कमानीदार तुला क्या होता है इसके बारे में बता देती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये वह युक्ति जिसके द्वारा किसी वस्तु पर लगने वाले बल को मापा जाता है, इसमें उसको कमानीदार तुला बोला जाता है। ठीक है, ये आप डायग्राम देख रहे हो, तो ये कमानीदार तुला है। ठीक है, कमानीदार मतलब इसके अंदर स्प्रिंग लगी होती है,
स्प्रिंग को ही कमानी बोला जाता है, ठीक है। और जब इसके यहाँ पर हम कोई भार लटकाते हैं, और ये तो ऊपर लगी होगी किसी मतलब सतह से अटैच होगी, और जब हम यहाँ पर भार लटकाएंगे तो इसके बीच की जो स्प्रिंग है वो नीचे खिसकेगी, है ना। और यहाँ पर जो स्केल लगा हुआ है, जो पैमाना लगा हुआ है, उसमें हमको पता चल जाएगा कि जो वस्तु हमने लटकाई है उसका भार क्या है, ठीक है, और उस पर कितना बल लग रहा है। ओके, इसमें एक कुंडलित कमानी होती है, मतलब वही कुंडलित कमानी मतलब स्प्रिंग, जिसमें बल लगाने पर प्रसार होता है। और जैसे ही इस पर बल कोई भार लटकाई जाती है तो वो जो भार है वो इस पर एक बल लगाता है ना, और इससे स्प्रिंग जो है वो फैलती है। और ये जो स्केल लगा हुआ है इसमें, उस पर हम उस वस्तु का क्या पढ़ सकते हैं, उसका मतलब उसमें कितना बल लगा रहा है इसको हम पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स चलिए इसको एक एग्जाम्पल से देखते हैं कि घर्षण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो फ्रेंड्स आप एक ईंट ले लो, ओके, और इसको एक रस्सी से बांध दो, और ये जो कमानीदार तुला है इसके इस वाले सतह से उस रस्सी को बांध दो, ठीक है। और अब ईंट को आप खींचने की कोशिश करो, मतलब यहाँ से पकड़ के आप खींचने की कोशिश करो। तो जैसे ही ईंट गति करना शुरू करेगा, कमानीदार तुला का आपको पाठ्यांक लेना है, मतलब इसमें जो स्केल है उस पर आपको पढ़ना है कि उसमें कितना बल लगा है, ठीक है। तो इससे आपको उसके घर्षण बल की क्या प्राप्त होगी, उसकी माप प्राप्त होगी, जो ईंट और फर्श के सतह के बीच लगता है, ठीक है। अब ईंट पर एक पॉलीथीन का टुकड़ा लपेट लीजिए, जो ईंट है उस पर पॉलीथीन लपेट लीजिए, और फिर से उस रस्सी से बांधकर ईंट को खींचिए इस कमानीदार तुला के द्वारा, ठीक है। तो फिर आप कमानीदार तुला का उसका पाठ्यांक ले लीजिए और इसमें अंतर देखें कि क्या हो सकता है। तो फ्रेंड्स ईंट पर इसी तरह से ईंट पर एक जूट का कपड़ा या टुकड़ा लपेटकर फिर से इस क्रियाकलाप को दोहराइए। तो आप देखोगे कि तीनों टाइम आपको अलग अलग पाठ्यांक मिलेंगे, है ना। तो फ्रेंड्स किसी चिकने फर्श या किसी मेज़ पर कोई, मतलब हम एक और उदाहरण देख लेते हैं फिर इसको स्पष्टीकरण करेंगे, ठीक है। तो आप एक चिकने फर्श पर या किसी भी मेज़ पर एक आनत समतल बोला जाता है, मतलब एक तरफ उसका इस तरह से उठा हुआ होना चाहिए और एक तरफ ऐसे प्लेन होना चाहिए, ठीक है, ऐसा बना लीजिए, ठीक है। अब इसके लिए आप ईंट के सहारे कोई लकड़ी का तख्ता उपयोग कर सकते हो, ठीक है। आनत समतल के किसी बिंदु पर, मतलब जहाँ पर उसका एक पॉइंट शुरू होता है, वो वहाँ पर पेन से निशान लगा लीजिए। अब पेंसिल सेल जानते हो, जो पतली वाली सेल आती हैं, उसको ले लीजिए और इस जो लकड़ी के तख्ते हमने रखा है वहाँ से उसको लुढ़काने की कोशिश कीजिए, ठीक है। अब आप सेल को लुढ़काइए और जब वो वहाँ जहाँ पर जाके रुकता है वहाँ पर उसको नोट कर लीजिए, मतलब आपने सेल को लुढ़काया तो वो जितनी दूरी पर जाकर रुकता है उसको नोट कर लीजिए, ठीक है। अब उसी मेज़ पर एक कपड़ा बिछा दीजिए और फिर से उस सेल को लुढ़काइए और फिर से उसकी रीडिंग ले लीजिए। इसके बाद फिर आप जो मेज़ है उस पर एक रेत की पतली परत बिछा दीजिए और फिर से इस क्रियाकलाप को करिए। तो मतलब आप किसी भी स्थिति में पेंसिल सेल द्वारा तय की गई दूरी सबसे कम है, इसको नोट कर लीजिए। एक बार चिकने सतह पे, दूसरे बार कपड़े पर और तीसरे बार रेत पर। तो सेल द्वारा हर बार तय की गई दूरी अलग अलग प्राप्त होगी आपको। इसका कारण क्या है, तो चलिए देखते हैं क्या कारण है। तो फ्रेंड्स, क्या सेल द्वारा चली गई दूरी जिस पर वह चलता है तो वह उसकी प्रकृति पर निर्भर करता है, मतलब चिकने सतह पर ज़्यादा दूरी तय करेगा, है ना, और कपड़े वाले सतह पर कम दूरी और उससे भी कम दूरी रेत वाली सतह पर चलेगा, है ना। तो क्या पेंसिल सेल के पृष्ठ का चिकनापन भी चली गई दूरी को प्रभावित करता है? हाँ बिल्कुल, पेंसिल का जो सेल है वो भी चिकना होता है ना, और जो फर्श है, मेज है, वो भी चिकनी है, तो वो ज़्यादा दूरी तय किया, ठीक है। और मान लो ये जो सेल है उस पर आप रेगमाल का टुकड़ा लपेट लो,
और उसके बाद देखने की कोशिश करो, तब क्या होगा। तो फ्रेंड्स आप देखोगे कि जो पेंसिल सेल है वो और फर्श मतलब जो मेज है उसके दोनों के सतह के बीच मतलब या तो सेल भी चिकना होगा और मेज भी चिकना होगा, है ना। तो ज़्यादा दूरी तय करती हैं। तो हम इससे ये समझ सकते हैं कि घर्षण संपर्क में आने वाले दो पृष्ठ हैं, मतलब सेल का पृष्ठ, सेल की सतह और मेज की सतह, तो दोनों की अनियमितताओं के कारण होता है। मतलब दोनों की सतह जो है खुरदरी होगी। तो ऐसे पृष्ठ जो देखने में बहुत चिकने लगते हैं उनमें भी बहुत सारी सूक्ष्म अनियमितताएँ मतलब उबड़ खाबड़ होती हैं, वो भी अगर हम उसको तरीके से देखें तो, ठीक है। मतलब जो सतह हमको बिल्कुल चिकनी दिखाई दे रही है वो भी खुरदरी होगी और दो पृष्ठों की मतलब खुरदरापन एक दूसरे के भीतर धंस जाते हैं, है ना। मान लो जो पेंसिल सेल है उसके और जो मेज है उसकी दोनों की जो अनियमितताएँ हैं मतलब वो खुरदुरे सतह हैं वो एक दूसरे के भीतर धंस जाते हैं। और जब हम एक पृष्ठ पर दूसरे पृष्ठ की गति कराने का प्रयास करते हैं तो हमें एक इंटरलॉकिंग मतलब इसको अंतः बंधन बोलते हैं, ठीक है। उस पर पार पाने के लिए कुछ बल लगाना पड़ता है, मतलब जो सेल है वो और फर्श दोनों के बीच में इंटरलॉकिंग हो जाएगा, है ना। और मतलब इस पर पार पाने के लिए उसको बल लगाना पड़ेगा। मतलब खुरदुरे सतह पर ये जो अनियमितताएँ हैं वो अधिक संख्या में होंगी और यदि पृष्ठ जो है मतलब सतह जो है खुरदरा होगा तो घर्षण बल अधिक होता है। इसीलिए हमने देखा कि अगर हमने जो पेंसिल सेल है उसको चिकने फर्श पर लुढ़काया तो ज़्यादा दूरी तय की और कपड़े पर लुढ़काया तो कपड़ा और सेल के मध्य में जो इंटरलॉकिंग थी उसके कारण सेल को दूरी तय करने में ज़्यादा बल लगाना पड़ा और वो ज़्यादा दूरी नहीं चल पाई। और उसके बाद फिर हम जब रेत पर उसको चलाए पेंसिल सेल को, तो जो खुरदुरा सतह है रेत ज़्यादा खुरदुरा हुआ कपड़े से, तो जिसके कारण सेल जो है बहुत कम दूरी तय कर पाया, है ना। तो इससे हम कह सकते हैं कि घर्षण संपर्क के दो पृष्ठों की प्रकृति पर निर्भर करता है ना। दिए गए पृष्ठों में युगल के लिए घर्षण इन पृष्ठों के चिकनेपन की अवस्था पर निर्भर करता है। मतलब अगर दोनों के पृष्ठ दोनों के सतह चिकने होंगे तो अधिक दूरी तय करेगा। घर्षण इस बात पर निर्भर करता है कि दो पृष्ठ एक दूसरे को कितने बलपूर्वक दबाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए तो फ्रेंड्स हमने ये सीखा कि दो सतहों के बीच अनियमितताओं के अंतः बंधन के कारण घर्षण होता है, ठीक है। मतलब जो मैंने बताया इंटरलॉकिंग, तो इससे स्पष्ट है कि यदि दो पृष्ठों को बलपूर्वक दबाएं तो घर्षण में वृद्धि हो जाएगी। फ्रेंड्स इसका अनुभव आप किसी चटाई को उस समय खींचकर कर सकते हैं जब उस पर कोई व्यक्ति नहीं बैठा है और जब उस पर कोई बैठा हो। तो फ्रेंड्स अगर उस पर कोई व्यक्ति बैठा हो तब आप चटाई को खींचोगे तो आपको ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा, जबकि अगर उस पर कोई नहीं बैठा है तो आप उसको आसानी से खींच पाओगे, है ना। और लास्ट चैप्टर में हमने जो संदूक वाला एग्जाम्पल देखा था, चलो उसको देखते हैं, ठीक है। तो आप किसी भारी संदूक को एक स्थान से दूसरे स्थान पर सरकाओगे तो आपको इस प्रकार का कोई अनुभव नहीं है तो आप करके देखिए, आप किसी बड़े संदूक को सरकाने का प्रयास कीजिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स अगर जो संदूक है विराम अवस्था से किसी बक्से को गतिशील करना या किसी गतिशील बॉक्स को उसी दिशा में सरकाना, है ना। मान लो कोई बक्सा रखा हुआ है और इसको हमको धक्का देके आगे बढ़ाना है, या फिर कोई बॉक्स जो है पहले से उसको धक्का दिया जा चुका है और उसको उसी दिशा में आगे बढ़ाना है। तो फ्रेंड्स किसी रुकी हुई वस्तु को विराम से गति प्रारंभ करने की स्थिति में घर्षण पर पार पाने के लिए वस्तु पर लगाया जाने वाला बल स्थैतिक घर्षण की माप होती है, ओके। अब ये स्थैतिक घर्षण क्या है? तो फ्रेंड्स स्थैतिक घर्षण मतलब
स्थैतिक घर्षण बल तब कार्य करता है जब हम किसी वस्तु को उसकी विराम की स्थिति से गति में लाने का प्रयास करते हैं। मतलब जब हम बॉक्स को सरकाना शुरू कर देते हैं तो उसके जो संपर्क बिंदु हैं उसको, मतलब बॉक्स जो है स्थिर अवस्था में है ना, और हमको उसको आगे सरकाना है तो उसको स्थिति में लाने का प्रयास करते हैं तो तब क्या कहलाती है? स्थैतिक घर्षण कहलाती है। ठीक है। और इसके उल्टे अगर किसी वस्तु को उसी चाल से गतिशील रखने के लिए आवश्यक बल उसके सर्पी घर्षण की माप होती है। अब सर्पी घर्षण क्या है? तो सर्पी घर्षण तब कार्य करना आरंभ करता है जब कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु पर सर्पी गति करता है। स्थैतिक घर्षण मतलब जब वस्तु स्थिर हो तब उस पर जो बल लगेगा तो वहाँ पर स्थैतिक घर्षण उत्पन्न होगा। लेकिन कोई वस्तु जब गतिशील है ना, गति की अवस्था में है और उस पर हम कोई बल लगाते हैं तो उस अवस्था में क्या होगा? सर्पी गति होगा, है ना, सर्पी घर्षण कहलाएगा तब। ठीक है। मतलब सर्पी घर्षण तब कार्य करना प्रारंभ करता है जब कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु पर सर्पी गति करता है, मतलब आगे बढ़ते हुए गति करता है, उसी को सर्पी गति कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जब बॉक्स सरकना शुरू कर देता है तो उसके सतह के जो संपर्क बिंदु हैं, है ना, उसको उतना समय नहीं मिल पाता कि वह जो फर्श के संपर्क बिंदुओं में धंस जाए। मतलब जो उसके बीच में इंटरलॉकिंग है वो नहीं हो पाती, है ना। जब बॉक्स जो है सरकना शुरू कर देती है तो फर्श और बॉक्स के बीच में इंटरलॉकिंग नहीं हो पाती। ठीक है। और सर्पी घर्षण होता है उस स्थिति में। ठीक है। लेकिन अगर जब बॉक्स स्थिर है, ओके, और फर्श के ऊपर उसको हम धकेलने की कोशिश करते हैं तो दोनों के बीच में इंटरलॉकिंग हो जाती है, बॉक्स के सतह और फर्श की सतह के बीच में, और इस स्थिति में क्या होता है? स्थैतिक घर्षण शुरू होता है। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह हम कह सकते हैं कि सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कुछ कम होता है। ओके, इसलिए किसी भी बॉक्स में गति आरंभ करने की अपेक्षा पहले से ही गतिमान बक्से को गतिशील बनाए रखना ज़्यादा सरल होता है। ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं 12.3 घर्षण हानिकारक परंतु अनिवार्य। फ्रेंड्स, आपने ऐसे कई अनुभव किए होंगे। मतलब मान लो किसी कांच के गिलास या किसी कुल्हड़ में से किसे पकड़े रहना आसान है। मान लीजिए किसी गिलास की बाहरी सतह पर तेल लगा हुआ है ना, तो क्या उसे हाथ से पकड़े रहना सरल होगा? हमारे हाथ से छूट सकता है, वो हमारी पकड़ उस पर मजबूत नहीं हो पाएगी। और उसी तरह अगर हम कुल्हड़ को पकड़ें तो कुल्हड़ क्या होता है? वो खुरदरा होता है, और जबकि जो कांच की गिलास है वो चिकनी सतह होती है उसकी, है ना। तो हम कुल्हड़ को पकड़ सकते हैं ऐसी स्थिति में, है ना। तो आप सोचिए कि यदि घर्षण ना हो तो क्या आपके लिए गिलास को पकड़े रखना आसान होगा? तो फ्रेंड्स, यह भी याद कीजिए कि मार्बल के जो गीले फर्श हैं या कीचड़ वाली जो पगडंडी है ना, उस पर चलना कितना मुश्किल होता है। क्या आप घर्षण ना होने की स्थिति में इसमें चलने की कल्पना कर सकते हैं? तो फ्रेंड्स, यदि घर्षण ना हो तो आप पेन और पेंसिल से लिख भी नहीं पाओगे। ओके, जब मान लो आप किसी सतह पर लिखते हो या कागज़ पर लिखते हो तो क्या होता है? तो जो कागज़ है वो खुरदरा होता है ना, उसका जो सतह है वो खुरदरी होती है। और जब हम पेन से लिखते हैं तो पेन और जो कागज़ है उसके बीच एक घर्षण बल उत्पन्न होता है। ठीक है। और इसी के कारण हम उसके ऊपर लिख पाते हैं। फ्रेंड्स, यदि हम सड़क और गाड़ी के टायरों के बीच में घर्षण ना हो तो हम उस गाड़ियों को नहीं चला पाएंगे। ठीक है। उसमें गति आरंभ नहीं की जा सकती, ना ही उसे रोका जा सकता था। ओके, और ना ही उसमें दिशा परिवर्तन की जा सकती। तो फ्रेंड्स, यदि कोई वस्तु गति आरंभ कर दे तो वह कभी नहीं रुकेगी यदि वहाँ घर्षण ना हो। ठीक है। आप दीवार में कील नहीं ठोक पाते और धागे में गांठ भी नहीं बांध पाते। ठीक है। घर्षण के बिना कोई भवन निर्माण नहीं हो सकता। और इसके ठीक उल्टे घर्षण हानिकारक भी है।
तो हानिकारक कैसे हैं? तो घर्षण के कारण वस्तुएं घिस जाती हैं, चाहे वो पेंच हो, बॉल बेयरिंग हो या जूतों के सोल ही क्यों ना हो, है ना। आपने रेलवे स्टेशनों पर पैदल पुल देखा है, जो क्या बोलते हैं उसको, ओवरब्रिज, है ना। तो उसकी जो सीढ़ियाँ हैं वो बिल्कुल खुरदरी होती हैं। तो क्यों होती हैं? ताकि जो हम सामान ऊपर उठाकर ले जाते हैं वो उसमें आसानी से ऊपर चलाई जा सके। या तो चिकनी होगी तो हम फिसल जाएंगे, चल नहीं पाएंगे उसमें। ये बहुत अच्छा उदाहरण है ना। तो फ्रेंड्स यहाँ पर लिखा है, घर्षण के कारण दीवार पर कील का ठोकना, हाथों को रगड़ने पर गर्मी अनुभव करना और माचिस की तीली का जलना, ये सब घर्षण के कारण ही संभव हो पाता है। घर्षण के कारण जूतों के तले का घिस जाना ये एक हानिकारक प्रभाव है पर आवश्यक है। अगर घर्षण ना हो तो हम किसी सतह पर चल भी नहीं पाएंगे, मतलब ज़मीन पर चलना भी मुश्किल हो जाएगा। घर्षण हमारे बहुत से क्रियाकलापों के लिए महत्वपूर्ण होता है। फ्रेंड्स, घर्षण से ऊष्मा उत्पन्न हो सकती है। आप कुछ मिनट तक अपने हथेलियों को तेज़ी से एक दूसरे पर रगड़िए तो क्या आप अनुभव करते हो। और इसी तरह से माचिस की तीली को उसके जो बगल में खुरदरा पृष्ठ होता है उस पर हम रगड़ते हैं तो आग पकड़ लेती है। तो आपने देखा होगा कि जो मिक्सी होते हैं, इलेक्ट्रिक मिक्सर होते हैं, उनको कुछ मिनट तक अगर चलाते रहें तो जार गर्म हो जाता है। आप ऐसे बहुत से उदाहरण देख सकते हैं जिनमें घर्षण द्वारा क्या होता है, ऊष्मा उत्पन्न होती है। फ्रेंड्स, वास्तव में जब हम किसी मशीन का उपयोग करते हैं तो घर्षण से उत्पन्न ऊष्मा के कारण अत्यधिक ऊर्जा नष्ट हो जाती है ना। और हम कुछ प्रोसेस कर सकते हैं जिससे हम घर्षण को कम कर सकें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं घर्षण कम करने के उपाय। 12.4 घर्षण बढ़ाना तथा घटाना। फ्रेंड्स, हमने ऊपर जाना कि घर्षण हमारे लिए हानिकारक भी है, फ़ायदेमंद भी है। तो फ्रेंड्स, क्या आपने सोचा है कि आपके जूतों के तले जो हैं वो खाँचेदार क्यों होते हैं? और खाँचे जूते की फर्श से पकड़ बनाते हैं जिसके कारण आप चलते समय सुरक्षित रहते हैं। इसी प्रकार कारों और ट्रकों या बुलडोजरों के टायर भी खाँचेदार होते हैं जिससे सड़क से उनकी पकड़ अच्छी बनती है ना। और जितने भी हल्के वाहन हैं जैसे स्वचालित वाहन या साइकिल के ब्रेक प्रणाली होते हैं, मतलब उनमें ब्रेक लगे होते हैं। अब ब्रेक पैडों का उपयोग करके हम जानबूझकर घर्षण में वृद्धि करते हैं, है ना। जब आप कोई साइकिल चलाते हैं तो उसके ब्रेक पैड को पहियों को स्पर्श नहीं करते, है ना। जो ब्रेक लगे होते हैं वो जो टायर के रिंग में जो ब्रेक लगे होते हैं वो उसके पहिए को नहीं छूते। पर जब हम ब्रेक लगाते हैं, मतलब उसका लीवर दबाते हैं, तो ये पैड घर्षण के कारण जो रिम है उसकी गति को रोक देते हैं और पहिया गति करना बंद कर देता है। आपने देखा होगा कि कबड्डी खेलने वाले खिलाड़ी जो है अपने हाथों पर मिट्टी रगड़ते हैं ताकि वो अपने जो प्रतिद्वंदी है उनको अच्छी तरह से पकड़ सकें। या जिम्नास्ट लोग अपने हाथों पर कोई ऐसा सूखा पदार्थ लगा लेते हैं ताकि घर्षण में वृद्धि की जा सके और अच्छी पकड़ बन सके। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर लिखा है कुछ पृष्ठ को रुक्ष बनाकर घर्षण बढ़ाया जा सकता है। जैसे कि मैंने बताया, जिम्नास्ट अपने हाथ पर कुछ ऐसी रूखी चीज़ रगड़ लेते हैं। जूतों की तली तथा वाहनों के टायर घर्षण बढ़ाने के लिए खाँचेदार बनाए जाते हैं। कभी कभी घर्षण अवांछनीय होता है। तो फ्रेंड्स, अवांछनीय मतलब हमारे लिए हानिकारक होता है ना। तो हम उसे कम कैसे करेंगे? तो फ्रेंड्स, आपने कैरम बोर्ड खेला है तो उसमें एक पाउडर छिड़का जाता है। तो किस लिए छिड़का जाता है? तो जब हम मान लो हम दरवाजे के कब्जों में, मतलब जो दरवाजे के कब्जे होते हैं उनमें कुछ तेल की बूंदें डालते हैं तो दरवाज़ा आसानी से घूमने लगता है ना। इसी तरह साइकिल और मोटर के मैकेनिक जो हैं, जिनको मिस्त्री बोला जाता है, वो मशीनों में गतिशील भाग जो होते हैं उसमें ग्रीस लगाते हैं, है ना। और इसके साथ साथ मतलब हम जो जितनी कंडीशंस देख रहे हैं उसमें हमें क्या होती है, दक्षता, मतलब जो मशीन है उसकी दक्षता में वृद्धि करने के लिए और उसके घर्षण को कम करने के लिए ग्रीस या तेल या ग्रेफाइट लगाते हैं, है ना। उसके द्वारा मशीन को और उसके जो गतिशील पुर्जे हैं, है ना, उसके बीच लगाते हैं तो फिर
सॉरी, यहाँ पर लिखा है स्नेहक लगाकर घर्षण को कम किया जा सकता है। स्नेहक मतलब वही तेल, ग्रीस या ग्रेफाइट जो होते हैं वही स्नेहक कहलाते हैं। ठीक है, तो किसी मशीन के गतिशील पुर्जे हैं उनके बीच ग्रेफाइट तेल या जो स्नेहक है उनको लगाते हैं तो वहाँ उसकी एक पतली परत बन जाती है, और जो गतिशील पृष्ठ हैं, गतिशील सतह हैं, सीधे ही एक दूसरे की रगड़ नहीं पाते, है ना, एक दूसरे से रगड़ नहीं पाते। तो इस प्रकार जो उनके बीच में इंटरलॉकिंग होती है या जो खुरदुरे सतह होते हैं उसका जो मैंने बताया इंटरलॉकिंग नहीं हो पाता, है ना, और मतलब उनके बीच में गति जो है वो सहज बनी रहती है। इसी तरह से घर्षण कम करने वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है, तो उन्हें स्नेहक कहा जाता है। ठीक है, और कुछ मशीनों में स्नेहक के रूप में तेल का उपयोग करने की सलाह दी जाती है, और वहाँ पर घर्षण कम करने के लिए गतिशील पुर्जों के बीच में वायु की गद्दी भी उपयोग की जाती है। अब वायु की गद्दी क्या होती है, तो ये जो बड़े बड़े मशीन हैं उनके बीच में कई ऐसी मशीनें होती हैं जिनमें तेल नहीं डाला जा सकता, है ना, तो उनके लिए ये वायु की गद्दियाँ उपयोग की जाती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स क्या हम किसी सतह पर पालिश करके या अधिक मात्रा में स्नेहक पदार्थ का उपयोग करके घर्षण को घटाकर शून्य कर सकते हैं? तो घर्षण कभी भी पूरी तरह से समाप्त नहीं हो सकता। ओके, तो कोई पृष्ठ मतलब पूरी तरह से चिकना नहीं होता, उसमें कुछ न कुछ अनियमितताएं होती ही हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स नेक्स्ट देखते हैं 12.5 पहिए घर्षण कम कर देते हैं। मतलब फ्रेंड्स आपने लगेज मतलब अटैची बोलते हैं जिसको, या भारी सामान को रखने वाला जो बैग होता है उसके नीचे में रोलर जड़े हुए देखे होंगे। तो ऐसे सामानों को कोई छोटा बच्चा भी आसानी से खींच लेता है। तो ऐसा क्यों होता है, क्यों होता है ऐसा? तो फ्रेंड्स जब एक वस्तु किसी दूसरे वस्तु के पृष्ठ पर लुढ़कती है ना, मतलब तो उसके गति के विरोध को लोटनिक घर्षण कहते हैं। ठीक है, अब ये लोटनिक घर्षण क्या है? तो जब एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु के पृष्ठ पर लुढ़कती है तो उसकी गति के प्रतिरोध को लोटनिक घर्षण कहते हैं। चलिए इसको और अच्छे से समझते हैं। जैसे कि मैंने पहिए वाले अटैचियों के बारे में बताया, चलिए एक प्रैक्टिकल देखते हैं। तो फ्रेंड्स आप एक डायरी ले लीजिए और उसके नीचे 3-4 पेंसिल रख दीजिए, है ना। अब उसको किसी मेज़ के ऊपर में पेंसिल को रखिए, उसके ऊपर बुक रखिए और आप बुक को आगे सरकाने की कोशिश कीजिए। तो आप ये पाएंगे कि जो पुस्तक है या बुक है वो गतिशील होने पर मतलब वो पेंसिल जो है वो भी लुढ़कती है। तो पेंसिल इस प्रकार की गति को, जो पेंसिल की गति हो रही है ना, लुढ़कने की गति हो रही है, इसी को लोटनिक गति कहते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स क्या आप यह अनुभव करते हैं कि पुस्तक को सरकाने की तुलना में इस प्रकार गतिशील करने से घर्षण कम होगा? जैसे कि मैंने शुरू में बताया, जो सबसे पहले मैंने ये बताया कि बुक को हम धक्का देके आगे बढ़ा रहे हैं तो इसके बीच में घर्षण लग रहा है, इन दोनों सतहों के बीच में। लेकिन अगर हम इसी जो डायरी है इसके बीच में 3 पेंसिल रख दें और उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करें तो इसमें घर्षण क्या होगा? तो इस प्रकार गतिशील मतलब करने पर घर्षण कम होगा, है ना। तो क्या आप भारी मशीनों को उसके नीचे की मतलब लकड़ी के लट्ठे रखकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते देखा है? तो ये सब किसके उदाहरण है? ये सब लोटनिक गति के उदाहरण हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसीलिए बोला कि जब एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु के पृष्ठ पर लुढ़कती है तो उसकी गति के प्रतिरोध को लोटनिक घर्षण कहते हैं। ठीक है, और लोटन जो है घर्षण कम कर देता है। ठीक है, किसी वस्तु को दूसरी वस्तु पर सरकने की तुलना में लोटन करना सदैव आसान होता है
यही कारण है कि रोलर जड़ा सामान खींचना ज़्यादा सुविधाजनक होता है। ठीक है, क्या आप ये अब समझ सकते हैं कि पहिए के आविष्कार को मानव जाति की महानतम खोज में क्यों गिना जाता है? क्योंकि लोटनिक घर्षण जो है सर्पी घर्षण से कम होता है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर लिखा भी है कि लोटनिक घर्षण सर्पी घर्षण से कम होता है। ठीक है, और क्योंकि लोटनिक घर्षण सर्पी घर्षण से कम होता है, इसलिए जितने भी मशीन है उसमें घर्षण को कम करने के घर्षण को बनाए रखने के लिए उसमें बॉल बेयरिंग के उपयोग किया जाता है। अब ये बॉल बेयरिंग क्या है? तो कई मशीनों में बॉल बेयरिंग का उपयोग करके घर्षण को कम किया जाता है। ठीक है, इसलिए मतलब बेयरिंग के उपयोग द्वारा जो लोटन में प्रतिस्थापित किया जाता है, जैसे कि आप जो छत के पंखे हैं, या सबसे सीधा उदाहरण है छत वाले जो पंखे हैं उसके अंदर देखा होगा आपने बेयरिंग लगा हुआ है ना, बॉल बेयरिंग है ना। और जो साइकिल की रिंग होती है उसमें जो धुरी होती है या हब बोलते हैं जिसको, उसके बीच में भी बेयरिंग का उपयोग करते हैं। तो ये बिल्कुल सीधा सा उदाहरण है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं 12.6 तरल घर्षण। फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि वायु बहुत ही हल्की और विरल होती है ना, फिर भी इससे होकर गति करने वाली वस्तुओं पर वायु घर्षण बल लगाती है ना। इस प्रकार जल या अन्य द्रव भी इससे होकर गति करने वाली वस्तुओं पर घर्षण बल लगाते हैं। फ्रेंड्स, विज्ञान में गैसों और द्रवों को एक ही नाम तरल दिया गया है। ठीक है, गैस और द्रव दोनों के लिए तरल का यूज़ किया जाता है, इसलिए हम किसी तरल पर लगने वाला घर्षण बल उसकी तरल के सापेक्ष गति पर निर्भर करता है। कह सकते हैं है ना कि तरल इनसे होकर गति करने वाली वस्तुओं पर घर्षण बल लगाते हैं, ये भी कह सकते हैं। ठीक है, घर्षण बल वस्तु की आकृति और तरल की प्रकृति पर निर्भर करता है। फ्रेंड्स, तरलों द्वारा लगाए गए घर्षण बल को कर्षण भी कहते हैं। ठीक है, जो घर्षण बल है इसको कर्षण भी बोला जाता है। और किसी तल पर लगाने वाला घर्षण बल उसकी तरल के सापेक्ष गति पर निर्भर करता है। चलिए इसको स्पष्ट करते हैं जो हमने पढ़ा उसको। तो फ्रेंड्स, जब कोई वस्तु किसी तरल में गति करती है तो उन पर लगे घर्षण बल पर पार पाना होता है ना। इस प्रक्रिया में उसकी ऊर्जा का क्षय होता है और घर्षण को कम करने के लिए प्रयास किए जाते हैं। और जो वस्तु है, इसीलिए जो मतलब जल में या हवा में जो गति करते हैं उन वस्तुओं की विशिष्ट आकृति दी जाती है। तो फ्रेंड्स, आपके विचार में वैज्ञानिकों ने जो विशिष्ट आकृतियाँ बनाई हैं, जैसे कि एरोप्लेन है ना, और पनडुब्बी है, जहाज है ना, उनकी आकृतियों के बारे में आप याद कीजिए। तो फ्रेंड्स, ये जो आइडियाज़ उनके दिमाग में आए हैं है ना, तो ये प्राकृतिक चीज़ों को देखकर ही उनके दिमाग में आइडिया आया है कि हम हवा में कैसे तेज़ गति प्राप्त कर सकते हैं, पानी में कैसे तेज़ गति से चल सकते हैं। फ्रेंड्स, उन्होंने चिड़ियों को देखा और मछलियों को देखा कि वो तरल में किस प्रकार से गति करते हैं है ना, और उसके शरीर का विकास इस प्रकार से हुआ होगा कि तरल में गति करते समय उन पर घर्षण में पार पाने से उनकी ऊर्जा का क्षय कम हो सके। जैसे कि आपने मछली के बारे में पढ़ा था कि उसका शरीर धारा रेखीय होता है जिससे वो जल में गति कर सके है ना, और पक्षियों का शरीर भी धारा रेखीय होता है। तो फ्रेंड्स, जो वायुयान है उसकी आकृति को आप देखे हो तो आप उसकी आकृति और किसी पक्षी की आकृति में समानता पाते हो। तो फ्रेंड्स, वास्तव में जितने भी वाहन हैं उसके डिज़ाइन इस प्रकार से किए जाते हैं कि तरल घर्षण कम हो जाए है ना। ठीक है, तो यहाँ पर बताया गया है कि घर्षण बल वस्तु की आकृति और तरल की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। तरल में गति करने वाली वस्तुओं को उचित आकृति प्रदान करके घर्षण बल को कम किया जाता है। जैसे मैंने बताया, साइंटिस्ट ने क्यों बनाया है वायुयान को पक्षियों की तरह, ताकि वो हवा में गति कर पाएँ, इसीलिए। ठीक है फ्रेंड्स,
चलिए अब क्वेश्चन देख लें एक दो। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये चैप्टर तो ख़त्म हो गया। फ्रेंड्स आप बता सकते हैं कि जो खिलाड़ी हैं वो स्पाइक्स वाले जूते क्यों पहनते हैं। तो आपको बताना है कि स्पाइक्स वाले जूते खिलाड़ी क्यों पहनते हैं, ठीक है। और एक क्वेश्चन ये है कि कैरम बोर्ड पर पाउडर छिड़कने से क्या होता है, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।